हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए क्लास 9th की जो फिजिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें टोटल 5 चैप्टर थे। तो उन सभी चैप्टर का रिवीजन और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट वन लाइनर भी हम देखेंगे। तो हमारी टेस्ट सीरीज का 9वां भाग है। इससे पहले टोटल हमारे 8 भाग आ चुके हैं, तो वो आप ज़रूर देखें वो सारे वीडियो, जिसमें हम 9th की साइंस कंप्लीट कर चुके हैं और एक लेक्चर हमारा 10th की केमिस्ट्री का भी आ चुका है। तो पुरानी वीडियो भी देखिए, इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आज बहुत सारे फैक्ट होने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक नोट भी करना है। कुछ चीज़ें जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उनको और ध्यान से देखना है। पुरानी चीज़ों का रिवीजन तो हो ही जाएगा। तो अगर हम अपनी क्लास 9th की साइंस की बुक का इंडेक्स अगर देखते हैं, तो उसमें चैप्टर नंबर हमने 8 से देखा था। चैप्टर नंबर 8 से ये 12 तक, यानी गति, बल और गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा और ध्वनि, ये सारे चैप्टर थे हमारे फिजिक्स के। तो इनके वन लाइनर हम कंप्लीट कर रहे हैं। एक दो क्लास बाद किसी जैसे केमिस्ट्री के वन लाइनर देखेंगे बचे हुए। तो यहाँ पर मैं सारे वन लाइनर नहीं लाया हूँ, जो चीज़ें हमारी छूट गई थी उनको कवर करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो पुरानी वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला पॉइंट है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना, यदि प्रेशर डबल कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्वनि की चाल जितनी थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि हमें पता है प्रेशर हम कितना भी बढ़ा दें, जो स्पीड ऑफ जो साउंड है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमेशा स्पीड ऑफ साउंड हमेशा बढ़ेगी। तो अगला पॉइंट वही है, वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पहले तो हमें पता है बढ़ेगी, और कितना बढ़ेगी? 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। 0.61 मीटर पर सेकंड। अगर इसका लगभग हिसाब लगाएं तो लगभग 10 डिग्री में ये 6 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। इतना ध्यान देना हमने। तभी हमने देखा भी होगा कि ये बताइए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है तापमान, तो 10 डिग्री पर इसकी चाल कितनी होती है? तो 10 डिग्री पर ये बढ़ा है कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। तो 20 पर कितना बढ़ेगा? 12 मीटर पर सेकंड। तो 0 डिग्री नॉर्मल उसमें देखे तो 332 था, तो 20 डिग्री पर कितना हो जाएगा? ये 12 बढ़ा देंगे 344 हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। शुष्क वायु की अपेक्षा नमीकृत वायु में, शुष्क वायु मतलब ड्राई एयर की अपेक्षा नमी युक्त वायु में, नमी युक्त वायु मतलब इसमें ह्यूमिडिटी होगी। तो हमें पता था जब ह्यूमिडिटी होती है तो स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। तो ध्वनि की चाल क्या होती है? अधिक होती है, यानी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। अगला पॉइंट है, ध्वनि की तीव्रता के बारे में हमने सीखा था। इसको जो मापने की यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये मापने की जो यूनिट थी डेसिबल हमने पढ़ी थी। तो एक और मात्रक होता है इसको मापने का, बेल। जैसे हमारे वजन को मापने के लिए किलोग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है, तो वैसे ही ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये मापने का मात्रक एक बेल है और एक डेसिमल है। तो डेसिमल बराबर क्या होता है? बेल का 1/10 भाग, यानी 10 डेसिबल अगर मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक बेल बनाएंगे। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इस वजह से करवाना आवश्यक था ये। अगला पॉइंट है, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर कहलाता है। अगला पॉइंट है, ध्वनि तरंगें शून्य में नहीं चलती हैं। शून्य मतलब निर्वात, निर्वात माने वैक्यूम। इसके अलावा कोई भी मीडियम हो, जैसे सॉलिड, गैस, लिक्विड, यानी ठोस, गैस या द्रव, सब में ध्वनि की स्पीड होगी, ध्वनि चली जाएगी, यानी साउंड चली जाएगी, लेकिन यानी शून्य या वैक्यूम में नहीं चल पाए, क्योंकि इसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। वहां कोई मीडियम
नहीं मिल पाता है इस वजह से। अगला पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है। ध्वनि संबंधित साइंस को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक साइंस। अगला पॉइंट है, यदि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो स्पीड और वेवलेंथ तो बदलेगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यदि ध्वनि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो स्पीड ऑफ साउंड और उसका जो वेवलेंथ है वो बदलेगी, या तो बढ़ेगा या घटेगा, जैसा माध्यम है उसके हिसाब से, जैसा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है हमेशा सेम रहेगी, जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही रहेगी। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय किरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इनकी खोज किसने करी और इनके यूजेस क्या हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में सबसे पहले है गामा किरण है, गामा रेज। इनकी खोज करी है बैकुरल ने, और ये किस में यूज होता है? नाभिकीय रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका यूज होता है। अगला है एक्सरे। एक्सरे की खोज करी है रोंटजन ने, और जिसका यूज होता है हमारी मेडिकल फील्ड में, हम जानते ही हैं। हमारी बॉडी के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उनका इमेज लेनी है या प्रतिबिंब लेना है तो उसके लिए एक्सरे का यूज होता है। अगला है पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। इनकी खोज करी है रिटर ने, और इसका यूज क्या होता है? बैक्टीरिया को समाप्त करने में। और किसी ने अगर फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना रखे हैं यानी जाली दस्तावेज बना रखे हैं, उनकी जांच के लिए भी इसका यूज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज। और सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर बचाती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, दृश्य किरणें यानी विजिबल लाइट। इसकी खोज करी है न्यूटन ने, और इससे हम देखने में इजीली देख पाते हैं कुछ भी चीज़। अगले हैं इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरण, जिनकी खोज करी है हर्शेल ने, और इसका यूज होता है जैसे कोहरे में, फॉग में फोटोग्राफी करनी है, टीवी रिमोट में भी यही होता है, और रोगियों की अगर जो कोई मरीज वरीज होते हैं उनकी सिकाई करने में भी इन्हीं रेस का यूज होता है। जो इनके लिए कोई मशीन होगी उसमें जो रेज यूज होती हैं उनका नाम क्या है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। अगली हैं लघु रेडियो तरंगे, शॉर्ट रेडियो वेव्स। तो इनकी खोज करी है हेनरिक हर्ट्ज ने, और इनका यूज कहाँ होता है? हमारे रेडियो में, टीवी में, रडार में और टेलीफोन में। अगली हैं दीर्घ रेडियो तरंगे, लॉन्ग रेडियो वेव्स। इनकी खोज किसने करी है? मार्कोनी ने करी है, जिसका यूज और रेडियो में होता है, टीवी में होता है और वायरलेस कम्युनिकेशन में होता है। तो बात जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। गामा किरणों की खोज बैकुरल, एक्स किरणों की खोज रोंटजन, पराबैंगनी किरणों की खोज और रिटर, दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने करी, अवरक्त किरणों की खोज हर्शेल ने करी, लघु रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने करी, और दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने करी? मार्कोनी ने करी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं हमसे। अब ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला है उपग्रह। सैटेलाइट अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। अगला मोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसा सैटेलाइट जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर तल से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही घूमती है सूर्य के चारों ओर। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से परपेंडिकुलर फेस से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा यानी उनकी चक्कर लगाना करता है, तथा जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है। तो ऐसे जो सैटेलाइट होते हैं उन्हें कहते हैं भूस्थायी उपग्रह, जियो सिंक्रोनस या जियोस्टैटिक उपग्रह या सैटेलाइट, जियोस्टैटिक उपग्रह।
अब ये उपग्रह जैसे हमारे रेडियो चलते हैं, हमारे टीवी चलते हैं, फ़ोन चलते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन जो चीज़ें भी हम कर पाते हैं वो इन्हीं उपग्रहों की वजह से होते हैं। अगला ये कहता है जियोस्टैटिक उपग्रह या भू स्थायी उपग्रह पृथ्वी की तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। और इनका यूज जैसे हमारा दूरदर्शन DD1 ये जितने भी चैनल आते हैं हमारे DTH में और रेडियो में और कम्युनिकेशन में और मौसम संबंधी जानकारियों के लिए इन्हीं भू स्थायी उपग्रहों का यूज होता है, यानी जियोस्टैटिक या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट का यूज होता है। अगला बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है पलायन वेग और कक्षीय वेग में क्या रिलेशन होता है या कि कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है। अगर पलायन वेग की बात करें तो पलायन वेग माने एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग माने एस्केप वेलोसिटी, और कक्षीय वेग माने हुआ है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी सभी लोग बहुत ध्यान देंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है अगर पूछेंगे तो ये होता है हमारे √2 टाइम्स, √2 टाइम्स। अब इनका जो फॉर्मूला होता है अगर वो मैं बताऊं आपको, तो कक्षीय वेग और पलायन वेग माने एस्केप वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी अगर किसी वस्तु को हम अगर इस स्पीड से फेंक देंगे एस्केप वेलोसिटी के वेग से तो ये धरती से पार हो जाएगी। जैसे हमारे धरती के लिए इसकी वैल्यू कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखेंगे एस्केप वेलोसिटी और कक्षीय वेग कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। √2 गुना का मतलब है √2 की अगर वैल्यू मैं बताऊं तो ये होता है 1.41 इसके आसपास लगभग। इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है, जैसे पलायन वेग का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो ये होता है √2 GM/r। जी क्या है? वही गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया है। एम क्या है? पृथ्वी का मास। आर क्या हो गया? पृथ्वी की त्रिज्या। तो अगर मैं ये तो हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? √2 GM/r। और अगर मैं इसका अगर आपको बताऊं कक्षीय वेग का फॉर्मूला क्या होगा? 2 यहाँ पर समाप्त हो जाएगा तो उसमें केवल क्या होगा? √GM/r। तो एक्स्ट्रा क्या बचता है? केवल √2। इस वजह से पलायन वेग √2 गुना ज़्यादा होता है इससे। इसको ध्यान देंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। किसी वृत्तीय पथ यानी गोल पथ पर, वृत्ताकार पथ पर, रोटेशनल मोशन पर समान वेग से गतिमान पिंड पर त्वरण, माना कोई वस्तु ऐसे घूमता है, ये वृत्ताकार मार्ग में ऐसे घूम रहा है, तो उसमें जो त्वरण यानी एक्सेलरेशन आ रहा है वो कैसे आएगा? डायरेक्शन चेंज करने की वजह से आएगा। डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, माना कोई बेचारा यहाँ से यहाँ को जा रहा है वो ऐसे ही जाते रहेगा, खत्म। तो क्या है? डायरेक्शन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। माना ये ऐसे चल रहा है तो डायरेक्शन चेंज करेगा, ऐसे जाएगा तभी वो ऐसे घूम पाएगा। डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा तो नहीं चल पाएगा कोई भी। अगला पॉइंट है किसी गतिमान पिंड का त्वरण, कोई वस्तु है उसका एक्सेलरेशन 0 है तो उसका मार्ग केवल कैसा होगा? सरल रेखीय या ऋजु रेखीय होगा, यानी इस प्रकार की उसकी गति होगी। और ऋजु रेखीय गति और ऋजु रेखीय, इसको सरल रेखीय गति भी कहते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। सरल रेखा में अगर कोई गति कर रही है तभी ये कंडीशन हो सकती है कि त्वरण 0 हो। त्वरण 0 होने का मतलब क्या है? माना एक गाड़ी जा रही थी 10 किलोमीटर की स्पीड से और लगातार 10 की स्पीड से ही जा रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। अगर मैं माने ऐसे घूमता हूँ, एक्सेलरेशन बढ़ाऊंगा ही नहीं या घटाऊंगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं आदमी सर्कुलर मोशन में। अगला पॉइंट है किसी वस्तु का औसत वेग 0 कब होगा? किसी वस्तु का औसत वेग 0 एक ही कंडीशन में होता है जब वह रोटेशनल मोशन करे, वृत्तीय गति करे। अगला पॉइंट है 1 न्यूटन
ये बल का यूनिट है न्यूटन एमकेएस पद्धति में, एमकेएस सिस्टम में। और डाइन भी बल का क्या है, यूनिट है, बल का मात्रक है सीजीएस में। तो 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन होता है, 10⁵ डाइन। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा पाती है, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला पॉइंट है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल होता है। फिर भी भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती है। अनुक्रमानुपाती मतलब ऐसे जो दिखाते हैं, जैसे माने F बराबर m1 m2 है तो अनुक्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल, अनुक्रमानुपाती अलग है, रेसिप्रोकल अलग है। रेसिप्रोकल मतलब अपॉन में आएगा वो चीज़ें, ये ध्यान देंगे सभी लोग। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर भी भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि किसी वस्तु के गिरने की गति गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर निर्भर करती है, और जिसका फॉर्मूला क्या है? G=G m/r/e। ये m क्या है? हमारी पृथ्वी का मास है। r क्या है? पृथ्वी की रेडियस है। तो वस्तु कितने किलो की थी, कितने किलो की नहीं थी? माना एक 5 किलो की वस्तु है, एक 100 किलो की वस्तु है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी है यहाँ पर। तो इस वजह से किसी ऊंचाई से कहीं से भी हम एक भारी और एक हल्की वस्तु को गिराएं तो हमेशा साथ में ही गिरेंगी। और कोई भी वस्तु नीचे क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। हमें पता ही है, ये चीज़ तो हम पढ़ ही चुके हैं। घर्षण बल ठोस, द्रव, गैस सभी में मौजूद होता है, और सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में यानी सॉलिड में होगा, और सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक रबर की गेंद हो, उसी के आकार की पत्थर में ज़्यादा घनत्व, ज़्यादा जड़त्व यानी इनर्शिया किस में होगा? ज़्यादा इनर्शिया होगा पत्थर वाली बॉल में या पत्थर में। क्यों होगा? क्योंकि रबर वाली बॉल है, अंदर से क्या होगी? खाली होगी, यानी बीच में पार्टिकल नहीं होंगे। लेकिन पत्थर है माना उसी साइज का, तो बीच के पूरे पार्टिकल ये भरे होंगे। तो भरे होंगे यानी इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो मास ज़्यादा होगा। तो जड़त्व यानी इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? किसी वस्तु के मास पर डिपेंड करता है। तो ज़्यादा मास जिसका होगा, जड़त्व भी उसी का ज़्यादा होगा, यानी इनर्शिया उसी का ज़्यादा होगा। ये चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं पहले। जिसने चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो ज़रूर पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें आप तुरंत समझ लेंगे। ये सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अगला सवाल है, 1 kg द्रव्यमान की पिंड को पृथ्वी किस बल से यानी किस फोर्स से अपनी ओर खींचती है? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F=m×g। m कितना है? 1। इसको रखें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स माने बल, g कितना हो गया? 9.8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 9.8 कितना आएगा? 9.8 न्यूटन आएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी किस बल से, किस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी? तो 9.8 न्यूटन की फोर्स से। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो हम पहले देख ही चुके हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ के जो गैस के अणु होते हैं उनका वेग एस्केप वेलोसिटी से भी अधिक होता है। अब चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी अगर मैं बताऊँ तो 2.38 के आसपास होती है, किलोमीटर पर सेकंड। तो वहाँ के जो अणु होते हैं, जितने भी गैस होंगी, वो इससे भी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ती हैं। तो कोई भी वस्तु अगर एस्केप वेलोसिटी के से ज़्यादा स्पीड से जाएगी तो वो उस जगह के, माना पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी, पृथ्वी से मुझे बाहर जाना है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से मुझे बाहर जाना है, तो स्पीड चाहिए हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसी वजह से यहाँ पर जितनी भी गैस होती है चंद्रमा पर, वो वापस चले जाती है, क्योंकि उनकी स्पीड 2.38 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है। अगला सवाल ये भी हम पहले सीख चुके हैं। विस्थापन धनात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। विस्थापन क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अगला है, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस थ्योरी पर काम करती है? वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल।
अब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हम मेगा 10⁶ कहते हैं, किलो को 10�3 कहते हैं, तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं यहाँ पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगर पेटा कह देता है कोई मुझसे कह दे 5 पेटा, 5 पेटा का मतलब है 5 पेटा मीटर कह दिया किसी ने मुझसे, तो 5 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, पेटा माने क्या होता है 10⁻15, ये प्लस में चलेंगे। टेरा माने क्या होता है 10⁻12। गीगा माने क्या होता है 10�9। मेगा माने क्या होता है 10�6। किलो माने क्या होता है 10�3। 10�3, पावर माने घात। हेक्टो में क्या होता है 10�2। 10�2 का मतलब है 10 × 10 यानी 100। यानी किसी 10 की पावर अगर 10 लिखेंगे, इसका मतलब है 10 को 10 से 10 बार मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर 8 लिख दिया, इसका मतलब क्या है 18 लिख दी, तो 10 × 10 कितनी बार लिखना पड़ेगा 18 बार लिखना पड़ेगा हमें। यानी 1 के पीछे उतने ही जीरो लगा देंगे जितनी पावर है। अगला है डेका। डेका का अगर साइन कहें तो डी ए है, ऐसे सभी के साइन थे, जैसे गीगा का जी है, मेगा का एम है, किलो का के है, तो वैसे डेका का है डी ए। तो ये होता है 10⁻1 का मतलब 10 ही हो गया, एक बार 10 लिख दिया हमने। अगला है एटो। अब नेगेटिव में चलेंगे हम। एटो माने क्या होता है, इसका साइन है स्मॉल ए, ये 10⁻18। फेमटो, इसका साइन स्मॉल एफ है, जिसको 10⁻15 कहते हैं। पीको है 10⁻12। नैनो है 10⁻9। माइक्रो है 10⁻6। मिली है 10⁻3। और अगला पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नैनो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैनो, माइक्रो और हमारा मेगा। उसके बाद अगला है सेंटी। सेंटी माने 10⁻2 मीटर। डेसी माने है 10⁻1। अब अगले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको पढ़ते हैं बहुत ध्यानपूर्वक, सभी लोग बहुत ध्यान देंगे। अगला है डायनमो। डायनमो पर कौन सा सिस्टम काम करता है, तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज और चेंज किया जाता है डायनमो में। सोलर सेल में क्या होता है ये सब बता चुका हूँ। मोमबत्ती में क्या होता है ये भी बता चुका हूँ मैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है ये पहले बता चुके हैं। तो पुराने चैप्टर पढ़िए, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए, हम 9th की साइंस कंप्लीट कर चुके हैं। पुरानी वीडियो देखिए तभी फ़ायदा होने वाला है। एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में हो, लंबवत माने 90 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री, तो कार्य क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा 0, तो क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है W = F × S cos थीटा। F क्या है बल है, S क्या है विस्थापन है, cos थीटा एंगल हो गया। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो लंबवत होगा तो ध्यान रखेंगे कार्य न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, और उसी की दिशा में होगा, इसी तरीके से होगा। यानी एंगल अगर 0 डिग्री बनता है तो ध्यान देंगे तब हमारी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, यानी काम सबसे ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। और 180 में मैंने बता रखा है नेगेटिव जाएगा काम। 1 ग्राम द्रव्यमान 1 ग्राम मास ये कितने जूल के बराबर होता है, तो ये होता है 9 × 10⁻13 जूल के इक्वल होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त जी ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं यानी आकर्षित होती हैं। अगला सवाल है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो गुरुत्वीय जी बढ़ेगा। गुरुत्वीय जी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, अभी स्मॉल जी की वैल्यू हमने क्या सीखी थी, Gm/r²। आर क्या है यहाँ पर त्रिज्या है। ध्यान रखेंगे कभी भी कोई भी ऐसी क्वेश्चन आती है, कोई भी ऐसा फॉर्मूला आता है, बट्टे में यानी अपॉन में अगर वैल्यू हम घटाते हैं तो ऊपर जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ेगी। जिसका भी फॉर्मूला दिया होगा वो हमेशा बढ़ेगा। अगर अपॉन वाली वैल्यू को हम बढ़ा देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू घट जाएगी, और अपॉन वाली वैल्यू घटाएंगे जैसे हमने घटा रखा है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसको नॉर्मल एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने 100 को किससे भाग दिया, 10 से भाग दिया, तो कितना आया भैया 10 आया। अब हमें अपॉन वाली वैल्यू घटानी है 1%। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये भी मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि बट्टे में वैल्यू घट के क्या होता है, बढ़ के क्या होता है। अब मैंने 100 लिख दिया, अब मैंने इसकी जगह 5 से डिवाइड कर दिया, यानी वैल्यू का क्या है, अपॉन वाली वैल्यू को मैंने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को कम कर दिया है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है
20 आ रहा है। यानी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अगर हर वाली वैल्यू को अगर मैं घटाता हूँ तो ऑटोमेटिकली आंसर मेरा ज़्यादा आता है। तो इसी वजह से गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, बढ़ता है। उम्मीद है फैक्ट समझ में आया होगा आपको। अगला बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, उस पर ध्यान देते हैं। सौर ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है? तो सोलर एनर्जी का मेन सोर्स है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी में होता क्या है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु नाभिकीय संलयन द्वारा अलग होता है, टूटता है। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है यहाँ पर। इसी वजह से सूरज में एनर्जी फ्लो होती है। सूरज में और हाइड्रोजन जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, गर्मी निकलेगी। अब कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है लंबाई यानी लेंथ। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। अगला है, ये एमकेएस पद्धति में, एमकेएस सिस्टम में है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। यानी लंबाई के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, मीटर यूज़ होगा, सेंटीमीटर यूज़ होगा और फुट यूज़ होगा। द्रव्यमान यानी मास के लिए क्या हो जाएगा, किलोग्राम यूज़ होगा। जी से क्या है, ग्राम यूज़ होगा। पी से क्या है, पाउंड यूज़ होगा। और समय यानी टाइम के लिए क्या होगा, एम के एस सेकेंड, सी जी एस एस सेकेंड, एफ पी एस सेकेंड। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो चलते हैं, लंबाई की जो यूनिट है वो मीटर है, लेंथ। अगला है मास यानी द्रव्यमान, इसका जो मात्रक है किलोग्राम है। समय यानी टाइम का जो मात्रक है वो सेकेंड है। कार्य व ऊर्जा, वर्क और एनर्जी का जो मात्रक है, दोनों की यूनिट है जूल। अगला है ऊष्मागतिक ताप, थर्मोडायनामिक हीट। तो इसका जो मात्रक है वो क्या है, केल्विन है। अगला है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो मात्रक है कैंडेला है। उम्मीद है पेपर में एक सवाल पूछ सकते हैं, तो सभी ने तैयार रहना है। अगला है एंगल, तो इसका मात्रक होता है, इसकी यूनिट होती है रेडियम। अगला है सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण, इसका जो मात्रक है वो स्टेरेडियन है। बल यानी फोर्स का मात्रक है न्यूटन एमकेएस में। क्षेत्रफल एरिया का मात्रक है मीटर स्क्वायर, मीटर वर्ग या वर्ग मीटर भी कह सकते हैं इसको। अगला है आयतन यानी वॉल्यूम का मात्रक है घन मीटर या मीटर की पावर 3। अगला है चाल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में लेंगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगला है कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकेंड। अगला है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट यानी मात्रक है हर्ट्ज। उसके बाद है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मात्रक है किलोग्राम वर्ग मीटर, वर्ग मीटर माने मीटर स्क्वायर। अगला है संवेग जिसको मोमेंटम कहते हैं, इसका है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अगला है आवेग, तो आवेग इस वजह से बताना आवश्यक है, पिछले एग्जाम में मैंने जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो आवेग को हमने संवेग परिवर्तन बट्टे टाइम लिख दिया था, तो उसको सभी लोग सही कर लें, गलत हुआ है। तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है ध्यान देंगे, तो संवेग का होता है, संवेग तो ठीक है, ये आवेग का गलत कर दिया था हमने। तो संवेग का है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, आवेग हमने गलत कर दिया था, इम्पल्स हमने इसको न्यूटन पर सेकेंड कुछ ऐसे कर दिया था, तो ध्यान देंगे वो गलत है। तो इसका जो सही मात्रक है वो है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। क्योंकि फोर्स इंटू टाइम, बल गुणा अगर समय करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इम्पल्स यानी आवेग मिलता है। तो आवेग व गति वाले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो गलत हो गया था, उसको सही कर लेंगे सभी लोग। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगला है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका है, इसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगला है प्रेशर यानी दाब, दाब का मात्रक है पास्कल, शक्ति यानी पावर का मात्रक है वॉट, ये तो हम पढ़ चुके हैं। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, इसका है न्यूटन पर मीटर। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक यानी यूनिट क्या है, एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, श्यानता, श्यानता यानी विस्कोसिटी,
इसकी जो यूनिट यानी मात्रक, इसकी यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगला है ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, इसका मात्रक है वाट मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, इसका मात्रक है जूल पर किग्रा केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। अगला है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो यूनिट है वो कूलाम है। अगला है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मात्रक है वोल्ट, मात्रक माने यूनिट। अभी प्रतीक चिन्ह भी देख रखे हैं, आप लिख सकते हैं, यहाँ पर से दे रखे हैं सारे, यानी इनको सिंबल किस सिंबल से दिखाते हैं वो लिखे हैं यहाँ पे। अगला है विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का है यानी इलेक्ट्रिक और रेजिस्टेंस, इसका मात्रक है ओम, ओम इस तरीके से दिखाया जाता है हमारे फिजिक्स में। अगला है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसका है फेरड। अगला है प्रेरक, जिसको इंडक्टर भी कहते हैं, तो इसका मात्रक इसकी यूनिट है हेनरी। अगला है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मात्रक है वेबर, वेबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स की हमारी खोज देखते हैं। सबसे पहले है परमाणु, परमाणु की खोज किसने करी है? जॉन डाल्टन ने, तो हम पढ़ चुके हैं 1808 में जब केमिस्ट्री पढ़ी थी हमने। अगला है परमाणु संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ परमाणु, परमाणु माने एटम, इसकी खोज ये करी है हमारे नील बोर और रदरफोर्ड ने, दोनों ने मिलकर। गति के नियम दिए हैं न्यूटन ने 1687 में, 1687 में। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो कंडक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी सॉरी, तो ये नियम दिया है हेनरी बेकुरल ने। इसकी खोज करी है, रेडियो एक्टिविटी की खोज करी है हेनरी बेकुरल ने 1896 में। अगला है रेडियम, रेडियम की खोज करी है मैडम क्यूरी ने 1898 में। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये हमारे आइंस्टीन ने खोजा 1905 में। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस, इसकी खोज करी है माइकल फेराडे ने 1831 में। अगला है रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट, इसकी खोज हमारे सीवी रमन जी ने 1928 में करी है। अगले हैं एक्स किरण है, एक्स रेज, इसकी रोंटजन ने करी है 1895 में। क्वांटम थ्योरी दी है मैक्स प्लांक ने सन 1900 में। इसके बाद हम आते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारे आइंस्टीन ने 1905 में दिया है। अगला है विद्युत आकर्षण के नियम, विद्युत आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन, ये किसने दिया है? कूलाम ने दिया है, कूलम्ब ने दिया है, कुलाम्ब ने दिया है। अगला है फोटोग्राफी, धातु यानी मेटल में अगर फोटोग्राफी की खोज करेंगे तो जेन इप्से ने। कागज में फोटोग्राफी की खोज करी है डब्ल्यू फॉक्स टॉलबेट ने। अगला है फिल्म में फोटोग्राफी की स्टार्ट करी है जॉन कार्बट ने, जॉन कार्बट ने। अगला है विद्युत प्रतिरोध के नियम, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के नियम दिए हैं जी ओम ने। अगले हैं तैरने के नियम, ये आर्किमिडीज ने दिए हैं, आर्किमिडीज ने दिए हैं तैरने के नियम। अगला पॉइंट है तापा यानी उत्सर्जन, इसकी खोज करी है एडिसन ने, एडिसन ने। अगला है डायोड बल्ब, इसकी खोज करी है सर J.S. फ्लेमिंग ने 1904 में। अगला ट्रायोड बल्ब की खोज करी है डॉक्टर फॉरेस्ट ने। नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसकी खोज करी है एनरिको फर्मी ने 1942 में। विद्युत अपघटन के नियम दिए हैं हमारे फेराडे ने। बेतार का नियम ये दिया है मार्कोनी ने, या तार का नियम दिया है मार्कोनी ने, ये ध्यान रखेंगे 1901 में। यानी किसने नियम दिया, कब दिया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस भी करी हैं। तो इनमें से जैसे ये कुछ हमारी राशियाँ दे रखी हैं, जैसे शांता दे रखी है, इसका मात्रक दे रखे हैं, तो ये पूछने की संभावना है कि भैया इसकी यूनिट बताइए,
क्योंकि हमारे चैप्टर में है तो ये याद करनी बहुत आवश्यक है। और इससे पहले ये जितने भी हमने फिजिक्स के 5 चैप्टर थे उसके बचे हुए सारे पॉइंट हमने कवर कर दिए हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, पुरानी वीडियो आप ज़रूर देखें। कल हमारी क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट आएगा। तो पुरानी वीडियो भी देखिए। अब ये क्लास लाने का मकसद ये है कि पुरानी क्लासों का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। अब अगली क्लास में हम जो लाएंगे और ये 1 लाइनर फॉर्मेट हम लेके आएंगे, जिस दिन भी लेके आएंगे, तो उसमें हम लाएंगे क्लास अपनी 9th की केमिस्ट्री के कंप्लीट 1 लाइनर। उसके बाद एक और क्लास आएगी क्लास 9th की बायो के 1 लाइनर। और तब तक डेली हम अपना फिजिक्स केमिस्ट्री जो हमारा बचा हुआ है और बायो जो बचा हुआ है 10th का वो भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो आप खुद भी पढ़ते रहे, रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं, याद करने में बहुत समस्या हो रही है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। क्यों होता है? ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको। जैसे हमारा वायुमंडल है वो किसकी वजह से टिका हुआ है? तो हमारा वायुमंडल टिका हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। केपलर के नियम मैंने बताए थे, ब्यूयंसी मैंने बताया था, उत्प्लावकता क्या होता है। जैसे किसी वस्तु को हम डुबाते हैं नीचे तो वापस ऊपर क्यों आ जाती है, वो किस वजह से आती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। जैसे ध्वनि की अलग अलग चाल मैंने बताई थी। ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में सबसे उससे थोड़ी कम होगी और गैस में सबसे कम होगी। ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो हमारी चाल बढ़ेगी, यानी जो साउंड की स्पीड है वो बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। जैसे सोनार के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रतिध्वनि के बारे में बताया था, इको के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीज़ें आपने कवर करते हुए चलना है। तो चीज़ों को रिवाइज करें, बार बार पढ़ें, तभी आपको फ़ायदा होगा। ये सीरीज़ आपको पसंद आती है, ऐसी सीरीज़ आपको चाहिए तो लिख कर ज़रूर बताएं, तभी हम वीडियो ऐसे लेके आएंगे। और सभी लोग, ये जितने भी हमारे लेक्चर हैं हमने इनकी प्लेलिस्ट बना दी है, उनको शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से और लोग भी जुड़ेंगे, हमारा चैनल अपने आप बड़ा होगा। तो उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। अब कल मिलते हैं। धन्यवाद।